हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में शामिल होते हैं और उनमें से लगभग 95% प्रीलिम्स की दहलीज भी पार नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स किसी न किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े होते हैं, हजारों लाखों की फीस देकर अपनी तैयारी किए होते हैं। अगर आप 6 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाले पीसीएस प्रीलिम्स 2026 में शामिल होने की सोच रहे हैं और आपके मन में यह संदेह है कि हमारे बिना किसी कोचिंग किए हुए क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज का यह वीडियो आपके जीवन का, आपकी तैयारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। आज की इस पूरे वीडियो में एक रणनीति बताऊंगा जिसके जरिए आप बिना किसी कोचिंग की सहायता से भी घर बैठे प्रीलिम्स, उसके अगले वीडियो में बताऊंगा मेंस और फाइनल इंटरव्यू सब फतह करेंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एक एक करके मैं 6 चीज बताऊंगा आपको आज, 6 रणनीतियां अलग अलग। सबसे पहले चर्चा करेंगे सिलेबस का, कि सिलेबस क्या है और इसे देखना क्यों जरूरी है। उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि विगत वर्षों के प्रश्नों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोलते हैं। तीसरे नंबर पे जो आज के इस वीडियो का सबसे बेहतरीन सेक्शन रहेगा वो है बेसिक बुक्स, नोट्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर और जनरल नॉलेज की भूमिका। जैसे कि हम लूसेंट का देखते हैं, अरिहंत का देखते हैं, वो टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। रिवीजन प्लस कॉन्फिडेंस दोनों पे चर्चा करेंगे, इसकी क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज सबसे अंत में चर्चा करेंगे, सही रणनीति क्या है ना, कि क्या प्रीलिम्स से पहले मुख्य परीक्षा की 50 से 70% तैयारी जरूरी है। यूपी पीसीएस, यूपी के ज्यादातर अभ्यर्थी इस चीज में एक तरह से कहें इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स आपका है 6 दिसंबर को और मेंस का यानी रिटन एग्जाम का अभी डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये तय है कि आयोग अब जो अगला जो आपका मेंस होगा 2026 के प्रीलिम्स का, जो ये मेंस होगा 2026 वाला, वो प्रीलिम्स के ठीक 3-4 महीने, बहुत ज्यादा नहीं कि 6-6 महीना 8-8 महीना गैप होगा। यदि कोई अनहोनी नहीं हुई तो 3-3.5 महीने में आपका मेंस हो जाएगा। तो इसीलिए प्रीलिम्स से पहले ये जो मैं कह रहा हूं 50 से 70%, ये भी महत्व रखेगा तैयारी का मुख्य परीक्षा की। ठीक है, चलिए एक एक करके ये सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले आप आगे बढ़ने से पहले एक नोटिफिकेशन देखिए जो आयोग ने कैलेंडर जारी किया था, वो क्लियर कर दिया कि 6 दिसंबर 2026 है ना, ये आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स का 2026 वाला, पीसीएस 2026 का। ठीक है, तो आप उसके लिए अब एकदम कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी को मान लीजिए, तैयारी एकदम जितना हो सके बेस्ट दीजिए। ठीक है, पहला टॉपिक है आज का सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस का हिंदी होता है पाठ्यक्रम। किसी भी एग्जाम को आप देते हैं, कोई भी, जैसे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है उसका सिलेबस और दूसरा होता है उसमें पूछे गए प्रश्न। यदि कोई एग्जाम पहली बार आयोजित न हो रहा हो तो उसके लिए होता है कि अगर वो लगातार कई सालों से आयोजित होते आ रहा है तो उसका होता है पीवाईक्यूज, यानी कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया है। इन दोनों का एनालिसिस करना सबसे पहला स्टेज माना जाता है प्रिपरेशन का। यदि आपने सिलेबस को पूरा बढ़िया से नहीं देखा है पीसीएस का, तो 2025 का नोटिफिकेशन में जो आया था सिलेबस वो आपके सामने है। कमोबेश 26 में भी यही रहेगा, है ना, अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं करती कुछ तो यही रहेगा। तो ये वाला आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप जब भी तैयारी करने आए, पीसीएस का हो या आईएएस का हो, 7-8 दिन सिलेबस और पीवाईक्यूज को समझिए, देखिए और रट्टा मार जाइए क्या पूछा है। पीवाईक्यूज तो पूरा नहीं रट सकते हैं, सिलेबस का एक एक बुलेट आपके पास रटा होना चाहिए। प्रीलिम्स का जनरल स्टडी में आप देखेंगे पीसीएस प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जीएस का और पेपर 2 सीसेट का। ठीक है, तो अभी आपके सामने जीएस का है, आगे अभी सीसेट के भी सिलेबस पे चर्चा करेंगे। जीएस का सिलेबस है, मैं जानबूझ के सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप में से वो स्टूडेंट जो नए हैं, जो सिलेबस नहीं पढ़े हैं, वो चीजों को समझें। आगे इसका हिंदी वर्जन भी लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस का, सबसे पहला बुलेट है जनरल स्टडीज का। अगर आप देखेंगे 2025 वाला नोटिफिकेशन, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि पूरा साधारण भाषा में करंट अफेयर्स, है ना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, दूसरे नंबर पे कहता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, या
कहें स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें ये नहीं कहता है कि वर्ल्ड का। तो हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ये होता है सिलेबस का चीज। अगर आप एक एक चीजों को पढ़ेंगे तो अननेसेसरी आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन नहीं पढ़िएगा। तीसरा बुलेट कह रहा है कि इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, सबसे खतरनाक सेक्शन आपका यही वाला है, भारत और विश्व का भूगोल। कहता है भौतिक भूगोल भी पढ़िए, सामाजिक भी पढ़िए और आर्थिक भूगोल भी पढ़िए। किसका? भारत का भी और विश्व का भी। तो इसका सिलेबस डिफाइन करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, इसका जो कोर एरिया है वो भी बहुत डेप्थ जाता है। ठीक है। चौथा जो है आपका बुलेट वो कहता है भारतीय राज व्यवस्था, कहें भारतीय राजनीति और गवर्नेंस, यानी कि शासन व्यवस्था। ठीक है। इसमें आपको संविधान भी पढ़ना है, राजनीतिक प्रणाली भी पढ़ना है, पंचायती राज, पब्लिक राइट्स, पब्लिक पॉलिसी, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है। जो पांचवा है नंबर पे वो है आर्थिक और सामाजिक विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें आप देखेंगे प्रीलिम्स में अक्सर पिछले साल खासकर 2025 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कई सारे सवाल थे। सवाल इसलिए था कि सिलेबस में उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास को लिखा है, मेंशन किया है प्रीलिम्स के सिलेबस में। क्यों नहीं पूछेगा जब एक अलग से लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉवर्टी लिखा हुआ है यानी कि निर्धनता लिखा हुआ है, तो निर्धनता का A to Z आपको पता होना चाहिए यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। ऐसे ही इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स यानी जनसंख्या से रिलेटेड चीजें हैं, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है, इसी में आ जाएगा गवर्नमेंट के स्कीम्स भी आ जाएंगे। ठीक है। जो छठे नंबर पे है वो है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण वाला सेक्शन, पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता वाला ये सेक्शन। और सबसे लास्ट में है जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। मजे की बात यह है कि यूपी पीसीएस ने सिलेबस के इन सातों बिंदुओं को डिफाइन भी किया है, ये सातों बुलेट्स को डिफाइन भी किया है आगे, वो मैं भी बता रहा हूं। और उसमें ये भी लिखा है ये सातों चीज यूपी के कंटेक्स्ट में यानी उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में आप तैयारी करेंगे। जब आप पढ़ेंगे करंट इवेंट्स तो उत्तर प्रदेश का भी पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे इतिहास तो भारत के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश का भी इतिहास अलग से पढ़ेंगे। जब आप इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो साथ में आप भारत का, बिहार, उत्तर प्रदेश का भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ऐसे ही पॉलिटी और गवर्नेंस है तो उत्तर प्रदेश में भी जो राजनीतिक प्रणाली है उसको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे ही इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में राज्य का भी आप पढ़ेंगे, सारी चीजों में। ठीक है। तो ये है सिलेबस का 7 बिंदु प्लस ये कहता है सातों यूपी के कंटेक्स्ट में। ठीक है। अब जो सिलेबस ऊपर इंग्लिश में था वही चीज हिंदी में पॉइंट वाइज आपको दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भी भूल गया, प्रीलिम्स में चूंकि ये पूरा वीडियो प्रीलिम्स पे ही है, अगला वीडियो इसका मेंस पे मैं बनाऊंगा। कायदे से मैं कहता हूं कि मेंस की तैयारी पहले करो, लेकिन चूंकि आप में से कई स्टूडेंट्स इस भ्रम में रहते हैं कि प्रीलिम्स पहले करो, इसीलिए मैं जानबूझ के वीडियो बनाया हूं और मेंस वाला वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। वो भी आपका पूरा दिमाग का पूरा हर कोना खोल देगा, है ना। प्री जो है आपको कहें तो मैंने बताया कि 2 पेपर होता है, पेपर 1 और 2, है ना। पेपर 1 और 2, पेपर 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जीएस में सामान्य अध्ययन में 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और जो अभी बताऊंगा सीसेट उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। आपकी तैयारी इसके लिए भी करनी है, आपको इसके लिए भी तैयारी करनी है, ध्यान रखिएगा। 2-2 घंटे का दोनों पेपर होता है, ये जनरल चीजें हैं। तो जो मैं आगे ऊपर बताया इंग्लिश में सिलेबस का वो सारा हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट है, थोड़ा सा आपको ब्लर लगेगा क्योंकि सिलेबस मैंने नोट ना करके आयोग का जो सिलेबस है वही कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है। अब ये देखेंगे आप उसी चीज को जो सिलेबस में बिंदु हैं उन्हीं को इसने डिटेल में किया है। जैसे पहला टॉपिक था, पहला बुलेट था करंट अफेयर्स का, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वाला, है ना। तो उसमें कहता है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी, यानी कि वो जानकारी जो एज ए जागरूक नागरिक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही सारा चीज है एक एक करके। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे बिंदुओं को सिलेबस डाउनलोड करके पढ़िएगा प्रीलिम्स के सिलेबस को। ठीक है। आपको ऐसे ही भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये कहता है इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। ऐसे ही कहता है भारत एवं विश्व का भूगोल, उसके बारे में क्या कहता है
कि भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारे आपको एस्पेक्ट पढ़ने होंगे, ठीक है। और ये किसका? भारत और विश्व का। और इसमें सारे जो सवाल होंगे वो सामान्य जानकारी के होंगे, जो एज ए जागरूक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। विशेषज्ञता वाले कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है। ऐसे ही कह रहा है भारतीय राजनीति एवं शासन, तो उसमें सारा डिटेल में दिया हुआ है। इस क्वालिटी आप जितना पढ़ते हैं वो, और प्लस शासन वाला एस्पेक्ट नहीं भूलिएगा, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं, है ना। गवर्नेंस में क्या होता है कि गवर्नेंस के पहलू को अक्सर लोग भूल जाते हैं। आप ज्यादातर स्टूडेंट एम लक्ष्मीकांत पढ़ के सोचते हैं कि पॉलिटी तैयार हो गया, गवर्नेंस वाला सेक्शन कहाँ गया, ये भी मैं चर्चा करूंगा आज, ठीक है। तो ये चीज है, जनरल साइंस में सामान्य विज्ञान आपसे पूछेगा, है ना। ऐसे ही आर्थिक एवं सामाजिक में कह रहा है कि सतत विकास, आप देखेंगे, मैंने बताया भी, रिपीट नहीं करूंगा। सतत विकास, गरीबी, है ना, जनसांख्यिकी, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी में बेसिक नॉलेज जितना हो सकता है, आगे बताऊंगा कौन सा बुक पढ़ना है इसके लिए। सामान्य विज्ञान में दैनिक अनुभव के प्रश्न पूछेगा वो, और नोट में लिखा हुआ है जो मैं बताया हूं कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों का सामान्य परिचय होना चाहिए, यानी कि जितने भी टॉपिक्स बताया गया है 7 बुलेट में उसका, ठीक है। ऐसे ही प्रीलिम्स का दूसरा पेपर होता है, वो है सी सेट, ठीक है। सी सेट में आपसे क्या पूछता है? दो घंटे, कुल 200 अंकों का होता है, 2 घंटों का पेपर है, 1/3 दोनों में निगेटिव मार्किंग है। ये सब बेसिक चीजें आपको पहले से पता होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो सी सेट में क्या कहता है कि कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़िए, इंटरपर्सनल स्किल्स भी पढ़िए, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स भी पढ़िए, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी भी पढ़िए, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पढ़िए, जनरल मेंटल एबिलिटी भी पढ़िए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पढ़िए। किस क्लास का? तो क्लास 10 का, यानी 10 के लेवल का, है ना। ऐसे ही कहता है कि इंग्लिश भी पढ़िए 10 तक का, और हिंदी भी पढ़िए 10 तक का, यानी कि 10 तक का आपसे कह रहा है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और साथ में कॉम्प्रिहेंशन, और साथ में आपको इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह, ये सब आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये सारा सिलेबस का बिंदु है किसका? पेपर 2 का, जिसको यूपी पीसीएस आधिकारिक भाषा में जनरल स्टडी पेपर 2 कहते हैं, हम लोग चलते फिरते भाषा में सी सेट कह देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सिलेबस। मैंने बता दिया था आपको कि सिलेबस बहुत जरूरी है। बिना सिलेबस देखे आप कैसे पता करेंगे कि इस एग्जाम के लिए क्या तैयारी करनी है ना, और कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। 2 चीजें होती हैं, कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करने आता है तो एक आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और पीवाईक्यूज कैसा रहा है। उसके आधार पे आप अपनी क्षमताओं का आकलन करते हैं, एग्जाम में क्या पूछेगा उसका एक्सपेक्ट आप समझते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो बीटेक करके आया, उसका पूरा बीटेक में पीएचडी वगैरह सब कर रखा है, मान लीजिए वो इंजीनियरिंग सेक्टर में पीएचडी कर रखा है, उसका पूरा एक्सपर्टाइज इंजीनियरिंग का है, और वो चाह रहा है कि मैं एसडीएम बनूं। तो एसडीएम बनने के लिए यूपी से उससे बीटेक इंजीनियरिंग का चीज तो पूछेगा नहीं, वो अपना सिलेबस दे रखा है, वो फिर सिलेबस देखेगा, और देख के 2 दिन 3 दिन पढ़ के समझेगा, पीवाईक्यूज देखेगा और समझेगा कि उससे तैयारी हो पाएगी कि नहीं। यदि उसको लगता है वो कर लेगा तो वो आयोग की परीक्षा दे, यदि उसको लगता है कि नहीं ये मेरे बस का नहीं है तो वो क्यों अपना समय खराब करेगा। इसीलिए एग्जाम में सिलेबस और पीवाईक्यूज का वर्णन रहता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, पीवाईक्यूज क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, है ना, और कितने सालों का पढ़िए। अमूमन 5 से 7 साल के लिए कहा जाता है, खासकर यूपीएससी। पीसीएस में, यूपी पीसीएस में कहा जाता है बेटर रहेगा आपके लिए कि 20 से 30 साल का पीवाईक्यूज आप पढ़े। इससे ये होता है कि 20 से 30 साल का पढ़ने में आयोग अक्सर रिपीट करते रहता है चीजों को। रिपीट का मतलब यह है कि पुराने प्रश्न दोहराए जाते हैं, पुराने प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, या तो उनके ऑप्शंस को फिर से नया क्वेश्चन बना दिया जाता है, गलत ऑप्शन है उसको सही करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। यदि आप साइंटिफिक तरीके से, स्टडी तरीके से पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तो आपको कम से कम हर साल 15 से 30 सवाल कहा जाता है कि इतना में आप एज में रहेंगे। बिना किसी मेहनत के 15 से 30 सवाल आप इजीली एग्जाम में करने में सक्षम होंगे, सही, ठीक है। तो पीवाईक्यूज जो है एक मैंडेटरी स्ट्रेटजी मैंने बताया है अपने इस वीडियो में पीवाईक्यूज का, ठीक है। इसका क्या लाभ होता है? तो सबसे पहला होता है प्रश्नों का सीधा सीधा दोहराव, जो मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट प्रश्न पूछने के चांसेस रहते हैं, पूछा भी जाता है। यदि आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो पुराने हैं, 1-2 बार एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता होगा यूपी पीसीएस पुराने क्वेश्चंस पूछता है।
खासकर इतिहास, भूगोल, विज्ञान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का अक्सर रिपीटेशन होता है। 30 प्रश्नों तक भी आंकड़ा जाता है। ये सोचिए 150 में 30 प्रश्न यदि पूछ दिया, पुराना रिपीट कर दिया, तब क्या होगा। वैसे कंडीशन में यदि आप बिना दिमाग लगाए वो सारे प्रश्न हल करेंगे और बाकी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होंगे, तब तक आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज में उससे और क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो पीवाईक्यूज से जो है आपको पैटर्न का पहचान होता है, एग्जाम के थीम का पहचान होता है कि किस सेक्शन में, मान लीजिए इकोनॉमी पढ़ना है तो वो किस डेप्थ में जाके आपसे पूछ रहा है। इकोनॉमी का सिलेबस तो डिफाइन कर दिया, लेकिन क्वेश्चन किस डेप्थ में जाके पूछ रहा है। क्या वो क्वेश्चन वाकई में मास्टर लेवल का है, क्या वो क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का है, या फिर सामान्य इकोनॉमी से है, क्या वो क्वेश्चन इकोनॉमी में ज्यादातर समसामयिक घटनाओं से रिलेट करके पूछ रहा है, क्या वो डाटा पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्या वो बजट पे फोकस कर रहा है, क्या वो इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस कर रहा है। तो ये चीज थीम को पहचानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्या जैसे आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे, तो सेंसस से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। विटामिन, बौद्ध संगीतिया, ये सब संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछते रहता है अक्सर। तो पूरा थीम आपको पता चल जाएगा, है ना। ये भी मैंने बताया रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, इस सेंस में कि वो जो है पुराना कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2023 का, उसमें एक ऑप्शन गलत दिया था, अब उस ऑप्शन को सही करके अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो वो चीज है। इसके अलावा एक होता है एलिमिनेशन तकनीक, यानी कि मान लीजिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट 1 2 3 4 दिया हुआ है, आपको 1 छांट देने से, 4 छांट देने से यदि 1 2 3 सही लगता है, तो अगर आपको चौथा पता है एलिमिनेशन वाला तो भी, लेकिन एलिमिनेशन तकनीक वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो स्टूडेंट नहीं कर सकता है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं किया हो। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और एक और चीज आते हैं पीवाईक्यूज। जैसे मैंने बताया कि 20 से 30 साल का पीवाईक्यूज आप देखिए, लेकिन यदि आप स्मार्ट तरीके से उस पीवाईक्यूज को नहीं देखेंगे, ठीक है, स्मार्ट तरीके का मतलब स्ट्रेटेजी तरीके से आंख का नाक खोल के यदि नहीं देखेंगे, तो उसका क्या ड्रॉबैक है और क्या उसका नुकसान है वो आप समझते हैं। पैटर्न में बदलाव, यदि यूपीपीसीएस मान लीजिए पैटर्न में बदलाव कर देता है, तब क्या होगा। आपको लग रहा है कि 2025 तक जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे 2026 का भी सवाल रहेगा। इसकी क्या गारंटी है कि 2026 का जितना 150 सवाल रहेगा वो 2025 या 2023 के पैटर्न पे ही होगा प्रीलिम्स में। यूपीपीसीएस से एक बड़ी संस्था देश में है, वो नाम है यूपीएससी, है ना, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स होना है इस साल का सीएससी, जिसको सीएसपी कहेंगे, 24 मई को, है ना, 24 मई को प्रीलिम्स होना है। 24 मई को प्रीलिम्स हुआ, आप अगर इसका ध्यान नहीं दिए, आपसे अपेक्षा की जाती है यूपीएससी को भी आप फॉलो करें, आपने यूपीएससी का ध्यान नहीं दिया और आयोग ने, यूपीएससी ने 100 क्वेश्चन पूछते हैं वो, है ना, 100 क्वेश्चन से आयोग ने उठा के मान लीजिए 25 क्वेश्चन सीधे सीधे रख दिया, 25 क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे। और यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन आप कहेंगे तो एक तरह से कोई नहीं कहेंगे, यूपीएससी का 90% क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड का होता है, उसको आपको सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। रट्टा मार वाला क्वेश्चन कुछ ही पूछता है, जैसे कि मान लीजिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, तो इस टाइप के सवाल वो 2-4 ही पूछता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप अगर पीवाईक्यूज के पुराने ट्रेंड पे हैं और नए ट्रेंड को नहीं समझते हैं, तो फिर नुकसान है केवल पीवाईक्यूज पढ़ने का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पैटर्न में यदि बदलाव हुआ तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आप चौकन्ना रहिए, तैयार रहिए, नए पैटर्न पे भी पूछ सकता है। पीवाईक्यूज पढ़िए, अच्छी चीज है, लेकिन नए पैटर्न के लिए भी तैयार रहिए। यानी कि क्वेश्चन में जितना डेप्थ में वो जाके पूछा है उससे और ज्यादा डेप्थ में पीसीएस जा सकता है, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। ठीक है, आप देखेंगे पिछले कुछ समय में वो अक्सर सही युग्म का मिलान करिए, और दूसरा एसर्शन रीजन वाला, अभी कथन कारण वाला सवाल पूछा है। 2025 के पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे 20 सवाल दिखा, यानी कहें इसको कहें लगभग, तो लगभग 20 सवाल एसर्शन रीजन का है। यानी कि 150 में 20 सवाल आपसे कथन कारण का पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ये 20 की जगह 30 हो सकता है। एसर्शन रीजन में अभी तक आपको केवल अभिकथन और कारण दे रहा है। आप यूपीएससी का देखेंगे 2025 वाला सवाल, तो उसमें 2 कथन दे रहे हैं, एक अभिकथन एसर्शन 1, दूसरा एसर्शन 2, है ना, 1 2, और फिर तीसरे नंबर पे दिया है रीजन।
मान लीजिए आयोग पीसीएस इसको फॉलो किया, अभी तक आप 2 असर्शन रीजन पे तैयार कर रहे हैं, अब आपसे 3 उसमें स्टेटमेंट दे दे, 2 अभिकथन दे दे, 2 अलग अलग, फिर रीजन दे दे, तो वो कैसे सही करेंगे? तो उसके लिए आपको आयोग यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखते रहना पड़ेगा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, पैटर्न में चेंज हो सकता है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका नुकसान ये है कि कई बार एक और नुकसान है कि आयोग जो है अक्सर रट्टा मार वाला सवाल पूछता है। तो मान लीजिए रट्टा मार सवाल की तैयारी कर रहे हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी नहीं है, तो भी नुकसान होगा। तो आप हमेशा पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी फोकस रखिएगा। ठीक है, पीवाईक्यूज का एक नुकसान यह है कि डाटा आउटडेटेड हो जाता है। कई बार पुराने डाटा जो होते हैं, मान लीजिए इकोनॉमी से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, कोई उस समय का सूचकांक से रिलेटेड है, तो वो सब डाटा मैं जानबूझ के इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहना चाहिए जब आप पीवाईक्यूज पढ़ेंगे तब, कि हमको ये चीज हटाना है, स्टैटिक पोर्शन पे फोकस करना है। स्टैटिक मतलब जो सदाबहार चीजें हैं, पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का या ज्योग्राफी का, इतिहास का, वो सब चीजें नहीं बदलती हैं। तो जो नहीं बदलने वाली चीजें उस पर फोकस रखिए, जो करंट अफेयर्स का है वो चीज हटाइए, है ना। एक सबसे लास्ट में इसमें आता है कि आत्मसंतोष। कई बार हम सिलेबस देख लिए, पीवाईक्यूज देख लिए, तो हमको लगता है कि हम ये तो कर लेंगे, है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, उसका नुकसान होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज पे, जो मेन चीज है आज का। यदि आप, मैंने बताया, यदि आप नए स्टूडेंट हैं और किसी कोचिंग में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका करना है सिलेबस, जिसका मैं जिक्र कर दिया। दूसरा काम होगा आपके लिए पीवाईक्यू, यानी कि विगत वर्षों के जो क्वेश्चंस है उसका एनालिसिस करिए। ये दोनों आप कर लिए, तब आपका काम होता है बेसिक बुक्स पढ़ना। सिलेबस और पीवाईक्यूज मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन दे के फिर आगे बढ़िए, बेसिक बुक्स उठाइए। यदि आपने सिलेबस और पीवाईक्यूज नहीं देखा है तो मैं गारंटी देता हूं आप भ्रम में रहेंगे, हमेशा हमेशा भ्रम में रहेंगे, और आप उधल बुल में रहेंगे कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ जाएंगे, बहुत कम पढ़ जाएंगे। जैसे साइंस है, साइंस का पीवाईक्यू देखेंगे, आपको पता चलेगा कितना देर में साइंस पढ़ना है, क्या हमको 11th-12th का साइंस भी पढ़ना है, या 11th-12th में वही साइंस पढ़ना है जो आयोग पूछ रहा है ना। तो जो टिपिकल चीजें हैं वो नहीं पढ़ना है, वो उसको एलिमिनेट करना है, वो भी ध्यान रखना है। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज आपके लिए रामबाण है, उसके बाद जरूरत पड़ती है आपको बेसिक बुक्स, नोट्स, मैगजीन, इन सब चीजों की। ठीक है, चर्चा करेंगे एक एक चीजों पे। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए, बेसिक बुक्स, जब आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आप सिलेबस, पीवाईक्यूज, कोई भी, आप मान लीजिए कोचिंग में भी जाते हैं, कोचिंग का कोई, अमूमन मैंने जो अनुभव किया अपने अभी इस पूरे करियर में, सिविल सेवा में जो तैयारी किया और जो पठन पाठन का मेरा अनुभव था, इसमें मैंने ये नोटिस किया, कई कोचिंग वाले होते हैं, कहते हैं कि मेरा कोचिंग ज्वाइन करो, मेरे लेक्चर्स देखो, जो वीडियोज हैं वो देखो, और साथ में जो मैं प्रिंटेड नोट्स दे रहा हूं वो पढ़ो। बेसिक बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है, जो मैं टेस्ट देता हूं, शॉर्ट टेस्ट जो भी जितने भी करा रहे हैं वो कर लो, आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह के झूठे दिलासे में नहीं आइएगा। जो अच्छा मेंटर होता है ना, वो कहता है आपको कि सिलेबस देखो, पीवाईक्यूज देखो, बेसिक बुक्स तो पढ़ो ही पढ़ो। कौन कौन से हैं सब एक एक करके आज कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी कहता है बेसिक बुक्स नहीं पढ़िए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बेसिक बुक्स ही दिला सकता है। मैं या कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेप्थ वाला नॉलेज है, जो एग्जैक्ट है, ओरिजिनल नॉलेज है, वो आपको किताबों से ही मिलेगा। ठीक है, अच्छे किताबों से, सभी किताबों से नहीं। तो अब मैं इसकी सबसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक चीजें होती हैं वो है आपका जीएस पेपर 1 का, आप इस पे डालते हैं, इसके बाद जीएस पेपर 2 पे डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स का ही ओरिएंटेड ये वीडियो। तो पेपर 1 में जो पहला बुलेट है वहां पे सिलेबस में, वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तो अमूमन डायरेक्टली इनडायरेक्टली 30 सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसका क्या रणनीति होगा? तो अभी आप, कौन सा महीना है अभी आपको फरवरी चल रहा है ना, और दिसंबर में एग्जाम होना है, लगभग 9 महीने टाइम है आपके पास, है ना। इसमें से आप 50% टाइम अभी शुरुआत के 3 महीने तक प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे लगाइए, और लास्ट का 3 महीना पूरा का पूरा प्रीलिम्स में फोकस हो जाइएगा।
क्या करना है आपको? तो बेसिक तैयारी के लिए अखबार सबसे जरूरी है। कोई भी एक अखबार आप 10 मिनट पढ़ें या 30 मिनट पढ़ें, पढ़िए जरूर एक बार। और वही न्यूज आपको पढ़ना चाहिए जो न्यूज आपके काम का हो। किसने किसका मर्डर किया, कौन अपहरण किया, वो सब न्यूज नहीं होना चाहिए। तो एक अखबार जो भी आप अच्छा मानते हो, हिंदी का अंग्रेजी का, पढ़िए। दूसरा है एक मंथली मैगजीन, मासिक पत्रिका। एक कोई भी, आप किसी भी कोचिंग का, मैं ये नहीं कहूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी का भी, किसी भी कोचिंग का यदि आपको लगता है मुझे बताना चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। किसी भी एक कोचिंग का आप मंथली मैगजीन पढ़िए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, एग्जाम से पहले अक्सर 15-20 दिन पहले जो रामबाण कहा जाता है, 2 मैगजीन आपके पास आता है, दृष्टि और घटनासार का। तो घटना चक्र का दृष्टि, इसको फॉलो करिए, लेकिन उसको केवल यही इसी पे निर्भर नहीं रहिएगा, ये मासिक पत्रिका का। और ये जो भी आप पढ़ेंगे तो इसका नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस का मतलब फॉर छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिखेंगे, ताकि पॉइंट पर आपको कहीं भी चलते फिरते रहे, आपके दिमाग में रहना चाहिए। और उसको फोटो खींच लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ताकि आप जब भी उसको रिकॉल करना चाहें वो चीज। तो करंट अफेयर्स पढ़िए, साथ में उसका नोट्स बनाते जाइए और सिनॉप्सिस भी बनाते जाइए। सिनॉप्सिस का मतलब कि नोट से भी छोटा वाला बिंदु, आप जब चाहें एक पूरा कंटेंट, एक पूरा मैगजीन आपको एक सिनॉप्सिस में, एक पेज में, 2 पेज में, क्योंकि आपको मान लीजिए एक मंथ का मंजिल पढ़े तो इसका 20% 30% ही आप भूलने वाला चीज होगा। तो इस 20-30 को संक्षेप में सिनॉप्सिस बना के रखिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। जो सिलेबस का दूसरा बुलेट है वो है इतिहास का, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। आप देखेंगे तो डायरेक्टली इसमें 20 से 30 सवाल पूछता है आयोग, ठीक है। कम ज्यादा होगा उससे मैटर नहीं करता है, इतिहास मैटर करेगा तैयारी में। तो इतिहास की तैयारी आपको करना है और इसका सिलेबस भी बहुत व्यापक है। मैंने यहाँ पे दिए रखा है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बुक्स के नाम है, ठीक है। तो इतिहास में 3 सेक्शन है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है फिल्म्स के लिए। सबसे जो रामबाण है, बेसिक घुट्टी कहेंगे, वो है एनसीईआरटी। वो भी कौन सा? ओल्ड, यानी कि पुरानी एनसीईआरटीज। ये पढ़िए। कब से कब तक? तो मैं तो कहता हूं 6 से 12 तक। यदि आप 6 से 12 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 11 और 12 का 2 साल का ये वाला पढ़िए। अगर कोई ये कह रहा है कि एनसीईआरटीज का हम क्लास ले रहे हैं, एनसीईआरटीज आपको क्लास में पढ़ा देंगे, तो देखिए एनसीईआरटीज का आप क्लास में भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी कोचिंग को ज्वाइन मत करिए। यदि आप सक्षम हैं तो ज्वाइन करिए। यदि आप कहीं और बैठे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रणनीति पता होनी चाहिए कि कैसे तैयारी हो सकती है। बेसिक बुक्स के बिना आप तैयारी नहीं करेंगे। एनसीईआरटीज अपने आप में संक्षेप में दिया हुआ चीज है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा, आप चूंकि आप सब ग्रेजुएशन करके आए होते हैं, तो जो लोग ग्रेजुएशन करके नहीं कर रहे हैं तैयारी, अब मान लीजिए कोई इंटर में ही और तैयारी करने की सोच रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स अभी उस मानसिक स्तर तक नहीं आए होते हैं कि वो पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर सके, ठीक है। आप अपना समय व्यर्थ कर रहे होते हैं। तो सही समय है ग्रेजुएशन के बाद आप तैयारी करें। तो ग्रेजुएशन के बाद आपका एक मानसिक स्तर एक ऐसा हो जाता है कि आप पुरानी एनसीईआरटीज को समझ सके हैं। अगर पुरानी एनसीईआरटीज को भी आप समझने में सक्षम नहीं है, इसके लिए भी आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से वो गड़बड़ सीन है ना। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी अपनी क्षमता किस स्तर की है, ठीक है। तो पुरानी एनसीईआरटी में हो सकता है एक आध चैप्टर आपको समझना है, हो सकता है एक आध सेक्शन समझना है। यदि पूरा का पूरा हिस्ट्री, पूरा का पूरा पॉलिटी, पूरा का पूरा साइंस नहीं समझ में आता है, तो फिर आप सोचिएगा चीजों को, ठीक है। तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए। प्राचीन भारत के लिए आर्य शर्मा की किताब आती है, वो पढ़िए। और साथ में मैंने यहां लिखा है, इसको प्लस करके मानिए, एसके पांडे, आप चाहें तो एसके पांडे की पुस्तक पढ़ सकते हैं। और भी किताब आती है, मैं ज्यादा लिस्ट इसलिए नहीं दिया हूं कि बहुत ज्यादा टू मेनी, हम कहते हैं टू मेनी बुक्स नहीं होने चाहिए। टू मेनी बुक्स का नहीं होना चाहिए कंसेप्ट। 2 किताब पढ़िए, 1 किताब पढ़िए, वहीं बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। 10 किताब को एक बार मत पढ़िए, 1 किताब को 10 बार पढ़िए। आर्य शर्मा को 10 बार पढ़िए। एसके पांडे अगर एक रखें, इसको भी 10 बार पढ़िए, लेकिन अलग अलग किताब मत पढ़िएगा। ऐसे ही मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा की किताब आती है एनसीईआरटी की। एसके पांडे का तीनों में आता है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ऐसे ही एनसीईआरटी तीनों का है। आधुनिक के लिए मैं ये कहूंगा कि एक और नोट्स आप ले लीजिए, वो है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। स्पेक्ट्रम को माना जाता है कि आपको मेंस में भी काफी सहायक रहेगा। स्पेक्ट्रम जरूर पढ़े साथ में एसके पांडे जी के साथ साथ, ठीक है। अब आते हैं, चौथा चीज है हिस्ट्री में ही इसी का पार्ट है, कला एवं संस्कृति वाला, ठीक है।
तो कला एवं संस्कृति के लिए NIOS है ना, जो NIOS का है कल्चर वाला वो पढ़े, NCERT का 11 का फाइन आर्ट्स वाला है कल्चर का, ये पढ़े सब, ठीक है। तो ये चीज, इससे आपका आर्ट एवं कल्चर का कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगता है आर्ट एवं कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़नी है तो वो भी पढ़ लीजिए, कोई एक बुक उठाइए और पढ़ते रहिए उसको, ठीक है। एक और चीज है इसमें, एक कई लोग कहते हैं किरण पब्लिकेशन का एक आता है ना, तो किरण पब्लिकेशन का हिस्ट्री के लिए कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये पढ़िए। तो आपको लगता है किरण पब्लिकेशन, देखो उसमें कंसेप्ट नहीं समझाया हुआ है, तो कंसेप्ट समझने के लिए आपको NCERT बेसिक बुक्स पढ़ना पड़ेगा। ये नोट्स फॉर्म में है किरण पब्लिकेशन का बुक्स नोट्स फॉर्म में है, तो नोट्स को आप पढ़ के नोट्स बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये तब पढ़िए जब आपके लिए तैयारी ये सब कंप्लीट हो गया है, तब आप किरण पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं यदि आपका बहुत समय है तो। और जब ये हो जाए तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इसके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो इतिहास वाला सेक्शन आता है वो पढ़िए और PYQs देखते रहिए। देखिए तैयारी जब आप करेंगे कोई भी सेक्शन, तो एक बार में सारा बुक मत उठाइए, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, सब एक साथ एक या दो सेक्शन उठाइए, ठीक है, और तैयारी करिए। तैयारी करते में रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन आप वीकली करें, मंथली करें, यही दोनों प्लान करिए, या फिर कुछ दिन बांट लीजिए, 15 दिन का, 20 दिन का, कि हम रिवीजन करेंगे, है ना। एक समय बनाइए रिवीजन के लिए। रिवीजन आपका एक तरह से कहें पूरे तैयारी का एक बहुत बड़ा पहलू है PYQs के अलावा। रिवीजन से क्या होता है, मैंने आपने बताया कि कोई भी आप बुक पढ़ेंगे, मान लीजिए इतनी बड़ी किताब है, तो इसका 25 से 30% ही आप टोटल याद करके रखते हैं यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो 70% आपका भूलने का चांस रहता है लगभग में। तो ये कब होता है, जब आप 3-4 बार रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम के पहले, तो ये ऑलमोस्ट 90% प्लस में आपका चला जाता है। जो अच्छे आप में से इंटेलिजेंस वाले होंगे वो 100% में कर लेंगे इसको, 100%, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि 90% आप रिवीजन कर लेंगे इस चीज का। तो रिवीजन का प्लान आप वीकली, मंथली या फिर 10 दिन 20 दिन पे बनाते रहिएगा। तो आपने पढ़ा NCERT, अगला पढ़ने के पहले इसका एक रिवाइज करिए, फिर आइए मान लीजिए आप आधुनिक पे आ गए तो आधुनिक के पहले दोनों को रिवाइज करके फिर आधुनिक पे आइए। जब आधुनिक कंप्लीट हो गया तो एक बार फिर रिवाइज करिए और आगे बढ़िए, और फिर 3 महीने बाद सोचिए कि हम क्या करेंगे। रिकॉल करिए, अपने आप को आंख बंद करिए और रिकॉल करिए कि हमने जो पढ़ा है वो आ रहा है कि नहीं, दिमाग में रिकॉल हो रहा है कि नहीं। तो ये होता है रिवीजन का एक्चुअल रणनीति। ये चीज आपको सभी में करना है, यही रिवीजन वाला काम सारी जितना बुक्स लिस्ट बताऊंगा सब में यही फॉलो करना है आपको, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है भूगोल का। भूगोल पे क्लियरली लिखा हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। क्या आधार है इसमें, बेस क्या है, बेसिक बुक्स कौन सा है। तो भूगोल के लिए कक्षा 6 से 12 यानी कि 6 से लेकर 12 तक का NCERT का भूगोल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बिना आपका बेस नहीं बनेगा। यदि आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए इसको, 6 से 12 का NCERT पढ़िए, ठीक है। कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें हम तो TMH का एक बुक आता है वो आप पढ़ सकते हैं, महेश कुमार बनवाल की किताब आती है, मैजिक हुसैन की किताब आती है, ये पढ़िए। लेकिन सबसे पहला काम आपका रहेगा NCERT पढ़ना। एक गोह ची लियोंग की बुक आती है, ये भी जरूर पढ़िएगा। अगर आपको लगता है इंग्लिश आपका अच्छा है तो ये पढ़िएगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप UPSC की तैयारी करते हैं तो गो ची लियोंग की बुक जरूर पढ़िए। तो बेसिक के लिए NCERT 6 से 12, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं 11-12 नहीं, 6 से 12 मतलब 6 से 12 पूरा का पूरा। और NCERT मैं तो कहता हूँ चाट जाइए, दिमाग में बैठा लीजिए, घोट के पी जाइए, जो कहते हैं ना साधारण भाषा में घोट के पी जाना, वो करिए NCERT के साथ, ठीक है। और कोई भी एक किताब स्टैंडर्ड वाला और पढ़ लीजिए आप, खासकर क्योंकि आपसे भारत और विश्व दोनों का पूछेगा, ठीक है। अब तीसरा इसमें सेक्शन है मैपिंग का। PCS में आप देखेंगे अक्सर पूछता है कि भूमध्य रेखा के नीचे कौन सा देश है, ऊपर कौन सा देश है, महासागर कौन सा है, कौन दोनों को क्रॉस कर रहा है ना, कर्क रेखा से गुजरने, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इस तरह से अरल सागर से कौन से देश सटे हुए हैं। तो इस तरह के जो सवाल है, महत्वपूर्ण चोटियां, पर्वत, पहाड़, उनकी सीमा, वो सब ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, ये पढ़िए। यदि आपको लगता है कोई और एटलस आप मार्केट से लिए हो उससे पढ़िए, बट वो प्रमाणिक एटलस होना चाहिए, उससे आप तैयारी करिए। इससे आपका भूगोल का काम क्लियर हो जाएगा। ऐसी में प्रैक्टिस, रिवीजन ये सब करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए जो घटना चक्र का आता है भूगोल वाला वो देखें, PYQs देखें। एक और चीज क्या है इसमें, मान लीजिए
अब पीवाईक्यूज देख लिए हैं आप, सिलेबस देख लिए, पीवाईक्यूज देख लिए। अब मैं कह रहा हूँ बार बार इसमें पीवाईक्यूज देखते रहिए, हर में लिखूंगा, सब में लिखाऊंगा। क्यों लिखाऊं ये चीज? मान लीजिए आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया पूरा, है ना, तो ज्योग्राफी का एक सेक्शन आप पढ़ लिए, मैं ये नहीं करूंगा हर चैप्टर के बाद एक सेक्शन। घटना चक्र वालों ने बहुत अच्छे से उसको अलग अलग करके रखा है, खंड खंड वाइज बटा बांट के रखा है। तो मान लीजिए आप इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ लिए, तो इंडियन ज्योग्राफी जब आपका हो गया कंप्लीट, तो आपका एक तरह से कहें धर्म बनता है कि आप एक बार पीवाईक्यूज को देखें और उसको हल करिए कि क्या मैं उस क्वेश्चन को हल कर पा रहा हूँ कि नहीं। यदि आप हल कर दिए तो आपकी तैयारी सही है, और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से इन किताबों को पढ़िए कि आपने क्या क्या छोड़ा है, और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ और डेप्थ में जाकर आपको पढ़ना चाहिए, यूपीएससी का भी क्वेश्चन बीच बीच में देखते रहिए, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहिए, तो फिर जो ये सब किताबें हैं इनका हेल्प लीजिए। केवल एनसीईआरटी से आपका काम नहीं चलेगा। ज्योग्राफी में एक और चीज होता है जीके वाला ज्योग्राफी, है ना, आगे मैं इस पे भी कवर करूंगा स्पेशली, तो वो करेंगे तो आप सब इसमें कवर्ड हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को देखते रहना भी हर सेक्शन में जरूरी है, और फिर वही चीज रिवीजन जो मैंने बताया वो रणनीति भी आप अपनाते रहिएगा, प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ठीक है। तो इसमें दो मुख्य स्रोत होते हैं पॉलिटी के लिए। एक है एम लक्ष्मीकांत, इसको गीता कह लीजिए, बाइबल कह लीजिए, कुछ भी कह दीजिए इसको, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत भी एकदम रट्टा होना चाहिए आपके दिमाग में, घोट के पी जाइए। एम लक्ष्मीकांत कोई कितना भी पढ़ा ले, लेकिन यदि आप खुद पढ़े हुए हैं उसके बाद किसी का वीडियो देखिए। अगर आप केवल किसी का वीडियो देख के फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपका सब किया कराया पे पानी फिर जाएगा। मैं कई टीचर्स को देखता हूँ, कहते हैं पहले मेरा क्लास ले लो, पहले मेरा वीडियो देख लो, फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो। नहीं भाई साहब, आप बेसिक चीजों को पहले पढ़िए, बेसिक बुक्स को पहले पढ़िए, फिर आप उनके लेक्चर्स को देखिए, फिर आप किसी कोचिंग में जाइए। आपको कोचिंग करना है पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए ना, सारा इतिहास भूगोल, मैंने उसमें एनसीईआरटी नहीं लिखा है पॉलिटी में, है ना, इसमें भी एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का पढ़िए, एक दो चैप्टर, एक दो क्लास का, है ना, 11-12 वाला, है ना, आपका ये भी दिमाग खोलेगा। तो एम लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, और एक स्रोत है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब होता है संविधान का जो पूरा अनुच्छेद है 1 से लेकर 395 तक, संविधान की धाराएं, ये भी आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 1 से 51 के बारे में कहा जाता है कि ये तो हर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले हर अभ्यर्थी को रट्टा होना चाहिए, लेकिन चूंकि आयोग अक्सर अनुसूची से पूछ देगा सवाल, भाग से पूछ देगा, है ना, और कहें तो अनुच्छेद से पूछ देगा, तो अब आप क्या करेंगे? अनुसूची पूछ दिया तो वो उस केस में क्या करेंगे आप? अनुसूची, भाग और ये अनुच्छेद का, तो उस सेंस में आपको ये बेयर एक्ट काम आता है, ठीक है। सारा जो 12 अनुसूची है वो याद रहना चाहिए। अनुच्छेद मैं नहीं कहूंगा कि सारा आपको याद रहे, 1 से 51 याद रहे, उसके बाद जितना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो सब आपको याद रहना चाहिए। इसमें फिर जब ये हो जाए तो आप पीवाईक्यूज देखें और प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। एम लक्ष्मीकांत में मान लीजिए आपने पहला संविधान के जो विशेषताएं हैं वो, या फिर कहें ऐतिहासिक जो स्रोत होता है जहां से स्टार्ट होता है संविधान बनना, वहां से लेके आप मूल अधिकार तक पढ़ लिए, तो आप पीवाईक्यूज उठाइए, सेक्शन वाइज घटना चक्र का जो ये है प्रैक्टिस सेट वो उठाइए, और आप जितना पढ़े हैं मूल अधिकार तक यानी फंडामेंटल राइट तक पढ़ लिए हैं, तो यहां तक आके वापस देखिए कि आपने जो पढ़ा है वो कितना सही है या गलत है, आपका क्या वो पूरा क्वेश्चन हल हो पा रहा है, क्या आप कुछ और क्वेश्चन जो आप कहीं टेस्ट दे रहे हैं क्या वहां आप कर पा रहे हैं, तो वो चीज आपका इसी से क्लियर होगा पीवाईक्यूज देखने से, है ना। अब 5वें नंबर पे आता है इसमें सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस का, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपके दिमाग का एक एक चीज खोल देंगे आज, वो सारा खोल जाएगा इसमें, वो नहीं है कि उसमें आप पगला जाएंगे, ये बेसिकली आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। जनरल साइंस में आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस में क्लियरली लिखा हुआ है कि सामान्य चीज जो 10th लेवल का है वो पढ़िए, इसमें 12th और ग्रेजुएशन का नहीं कहता है आपसे, ठीक है। तो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, सबसे पहला काम थियरी वाला पार्ट है एनसीईआरटी 6 से 10 ये पढ़िए। ज्योग्राफी में मैं कहता हूं 6 से 12 पढ़िए और यहाँ पे 6 से 10 पढ़िए, ठीक है। तो ये 6 से 10 पढ़ने के बाद आप एक काम और करेंगे साइंस के सवाल को हल करने के लिए। लुसेंट की किताब आती है, यदि आपको लगता है जीके को कोई और किताब है तो वो लुसेंट का एक साइंस वाला किताब आता है ना, और एक जीके में ही साइंस का सेक्शन है। या तो आप
एनसीईआरटी पढ़ ली है तो वो पूरा पढ़िए जीके वाला, और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो साइंस वाली बुक पढ़िए पूरा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में घटना चक्र का जो साइंस का कंपाइलेशन है वो देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। पीवाईक्यूज देखिए, और फिर इसमें वही रिवीजन वाला चीज, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो फिजिक्स पे जाने से पहले फिर केमिस्ट्री को रिवाइज करिए, है ना। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, ये सब नहीं भूलना है, और पीवाईक्यूज को देखना नहीं भूलना है। पीवाईक्यूज आपने पहले भी देखा है और बार बार भी देखना है, ताकि आप जितना पढ़ रहे हैं उससे काम चल रहा है कि नहीं। छठे नंबर पे आता है पर्यावरण, जो आयोग का छठा बुलेट है उसमें सिलेबस का। पर्यावरण के लिए कुछ बुकलेट्स हैं, वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। इग्नू की 2 बुकलेट्स आती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में 11th 12th में 1-2 चैप्टर्स है, इवन बायो में भी है पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर्स, वो पढ़िएगा। परीक्षा वाणी की किताब आती है, एक शंकर आईएएस का नोट्स आता है, ये 4 चीजें लीजिए। पर्यावरण कोई साधारण चीज नहीं है इसको पढ़ने के लिए। साथ में पर्यावरण के लिए करंट अफेयर्स का कंटेंट आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स का सवाल पूछते रहता है अक्सर पर्यावरण से, है ना। तो ये चीज करंट अफेयर्स भी आपको पर्यावरण को रिलेट करके, खासकर जैसे यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस रिलेटेड में हुआ, आईएसए की कोई बैठक होती है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो करंट अफेयर्स से कोरिलेट करके भी आएगा। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स पर्यावरण में बहुत जरूरी है। सेम चीज इकोनॉमी में भी है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। और यही वही वाला चीज, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, पीवाईक्यूज देखिए, ठीक है। आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे अर्थव्यवस्था। इसमें कक्षा 11 की इकोनॉमी 11-12 का पढ़ सकते हैं, और एक किताब मैं तो सजेस्ट करूंगा प्रोफेसर एस.एन. लाल की, लाल एंड लाल करके आता है। इस किताब में आप जो कंसेप्चुअल एक है, जो बेसिक थियरी वाला सेक्शन है उसको आप हटाइए, खासकर जो ग्रोथ की परिभाषा में ज्यादा वो डेप्थ में गया है उसको हटाइए। जो आपका काम का चीज है, चूंकि आपने सिलेबस देख लिया, पीवाईक्यू देख लिया, तो वो वाला आप यहां से छाटिए प्रोफेसर एस.एन. लाल की किताब से, है ना। रमेश सिंह की किताब भी आती है, ये भी आप इसका कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी साथ में प्रोफेसर एस.एन. लाल या फिर रमेश सिंह की किताब, ये चीज बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए। और साथ में करंट अफेयर्स, ये मैंने नोट भी किया है ना। तो करंट अफेयर्स में क्या होगा, आपको आर्थिक समीक्षा भी पढ़ना है, केंद्रीय बजट और यूपी का भी बजट, यूपी में भी आर्थिक समीक्षा, ये सब आप अर्थव्यवस्था को करने के लिए करेंगे। इससे क्या होगा कि आप मेंस की भी तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। और आर्थिक में, इकोनॉमी में अक्सर डेटा से रिलेटेड सवाल पूछता है आपसे, है ना। तो डेटा के लिए घटना चक्र की एक आर्थिकी आती है, वो पढ़िए, ठीक है, आर्थिकी घटना चक्र की, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही चीज आप प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और साथ में पीवाईक्यूज देखिए। जो 8वां चीज है, सिलेबस में कह रहा है यूपी स्पेशल भी देखना है आपको, है ना। तो 8वां चीज, 7 बुलेट उसने दिया, 8वां आपको यूपी स्पेशल एक तरह से कहें, वो जरूरी है। अब प्रीलिम्स में भी पूछ रहा है और मेंस में भी पूछ रहा है, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको इसका जो है इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो किताब कौन सी है बेसिकली, तो घटना चक्र की आती है, तथ्य सार उत्तर प्रदेश, है ना, या फिर परीक्षा वाणी का, कोई भी एक आप उठाइए और यूपी स्पेशल पढ़ जाइए। इसके अलावा मेंस के लिए पेपर 5 और 6 राकेश सरस्वत की किताब आती है टीमेज की, इसको पढ़िए और आगे बने रहिए। मेंस की भी तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी, यूपी स्पेशल तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं नोट्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर मैंने आपको बता दिया, कोई एक न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, लेकिन पढ़िए, आदत डालिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। मैगजीन मैंने बताया, मंथली मैगजीन पढ़िए, एग्जाम के पहले जो घटना चक्र का आता है वो पढ़िए, दृष्टि, और कोई भी एक मंथली मैगजीन के अलावा, है ना। आपको लगता है कि मैगजीन एक से काम नहीं चल रहा है, तो किसी एक का संक्षेप वाला नोट्स पढ़ लीजिए मैगजीन का, ठीक है। अब आते हैं नोट्स का। जितना आप पढ़े हैं ऊपर से सिलेबस, क्या सबको नोट्स बनाना जरूरी है? तो मेरे अनुसार बुद्धिमत्ता यही है कि आप सबका नोट्स बनाते जाइए, हैंड रिटन आपका नोट्स होना चाहिए, और नोट्स के साथ साथ सिनॉप्सिस भी आप बनाइए। यदि आपको लगता है कोई सेक्शन आप पूरा अच्छे से पढ़ लिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप टेस्ट लगाएंगे आगे तो काम चल जाएगा। तो नोट्स, मेरा सजेशन है कि नोट्स और सिनॉप्सिस आप बनाते चलिए, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। सिनॉप्सिस में मैंने बताया कि वो सारे चीज जो डाटा हो, सूचकांक हो, अलग अलग चीजों को आंकड़े हो, और कहें कोई नियुक्तियां हो, तो वो सब चीजें आप हमेशा एक फर्रा बना के रखिए। एक पेज का छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो कम से कम यहाँ पे 100 फैक्ट्स आ जाएंगे। एक पेज में 100 फैक्ट, सोचिए पूरा एक मैगजीन में 100 फैक्ट निकालना, यहाँ पे आप रखेंगे, जब भी आपको जरूरत हो याद करेंगे, वो आपका रिकॉल होकर पुराना याद आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया 2020, है ना, जीडीपी
मान लीजिए 5.7%, और 2025 जीडीपी 6.7%, तो ये आपको ध्यान रहेगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं जाएगी उसमें। तो इसको संक्षेप में ये सिनॉप्सिस ऐसा होना चाहिए कि आप ही समझे, कोई और नहीं समझे, आपका गुप्त रूप से गुप्त नोट्स होना चाहिए सिनॉप्सिस। अब आते हैं 10वें नंबर पे, जो मैंने बताया बुक लिस्ट में ऊपर, क्या जीके का कोई किताब पढ़ना जरूरी है? तो आप यूपीपीसीएस का क्वेश्चन देखेंगे तो जीके के सवाल, भले ही वो सवाल पूछेगा आपको जो 7 बुलेट दे रखा है उसी से, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे उससे बाहर हो जाता है। तो एक जीके का किताब भी पढ़िए, मैं सजेस्ट करूंगा लूसेंट का पढ़िए, लूसेंट नहीं पढ़ रहे हैं तो अरिहंत का पढ़िए, लेकिन एक जीके का किताब पढ़िए। तो ये था आपका बुक का पूरा 10 पॉइंट में पूरा लिस्ट। इतना आप कर लेंगे तो आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। मेंस के लिए यही स्ट्रेटजी रहता है, थोड़ा सा चीज चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो जाएगा, वो मैं बता दूंगा मेंस वाले वीडियो में, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेंस वाला वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है बुक्स पढ़ने का, कि आपका ना अवधारणात्मक स्पष्टता हम कहते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो सही होगा। क्वेश्चन जाके डेप्थ में भी पूछेगा, मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो वो सब आप तब करेंगे जब आप बुक पढ़े रहेंगे। किसी भी एक के नोट्स के सहारे, एक कोचिंग के लेक्चर के सहारे नहीं रहिएगा। अब आते हैं सीसेट यानी कि जीएस पेपर 2 पे। सीसेट का सिलेबस आपके सामने मैंने बता दिया था। सीसेट में जो बुक्स हैं वो मैं भी बता देता हूँ। सीसेट में देखिए बुक्स क्या क्या हैं वो मैं बता दे रहा हूँ अभी मोटा मोटी। सीसेट में कई स्टूडेंट तो बहुत हल्के में लेते हैं सीसेट को, और आप देखेंगे यूपीएससी में तो हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फेल होते हैं सीसेट में, ठीक है। डाटा आता नहीं है, पता चल जाता। पीसीएस में भी बच्चे फेल होने लगे, कारण क्या है कि सीसेट को इजिली ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, और सीसेट के ट्रैप में फंस जा रहे हैं। तो वो चीज नहीं करिएगा। सीसेट के लिए पढ़िए, कुछ सेक्शंस हैं वो डिसाइड कर लीजिए। 33% लाना है आपको पास होने के लिए, तो ये करने के लिए एटलीस्ट आप 50% की तैयारी करके जाइए एग्जाम में, ठीक है, सीसेट वाले में, ठीक है। और जीएस में पास होना है 150, आपको कितना करना है 150, उतना जो मैं बताया हूं अभी तक। 110 प्लस की तैयारी करिए, 115 प्लस की तैयारी करिए, और मैं कहूंगा कि 150 की तैयारी करिए, ये आ जाएगा। यदि आप ये सोचेंगे कि हम 90 प्लस की तैयारी करें तो आप खुद शुरू में ही अपने आप को गलत दिशा में ले जाएंगे। सीसेट में भले ही आप 50% की तैयारी करेंगे, लेकिन जीएस में आप 100% की तैयारी करिएगा, ठीक है। सीसेट में सामान्य हिंदी, इंग्लिश, ये सारे रीजनिंग, गणित, ये सारे बेसिक मोटा मोटी शब्दों में कहते हैं, इन सबसे पूछा जाता है सवाल। तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की किताब पढ़िए, इसमें पीवाईक्यूज भी दिया हुआ है अच्छे से। हरदेव बाहरी की किताब पढ़ सकते हैं। जनरल इंग्लिश के लिए आप किसी भी एक अच्छे टीचर की मार्केट से किताब ले लीजिए, वो पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे लिस्ट है इसलिए मैंने इसको दिया नहीं, ठीक है। रीजनिंग सबसे स्कोरिंग सेक्शन होता है, तो आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है रीजनिंग की भी, आर.एस. अग्रवाल की किताब आती है मैथ की भी, ये आप लीजिए और पढ़िए रीजनिंग मैथ के लिए, है ना। बेसिक अगर आपको लगता है रीजनिंग मैथ नहीं है तो जितना आपका जो इजी सेक्शन है, क्योंकि आप सब 10th किए हुए हैं तो वहां तक तो पढ़े ही हैं, तो जो आपका आपको आसान लगता है जो सेक्शन, मान लीजिए प्रतिशत, औसत, ये सब तो वही पढ़िए, बट वो सेक्शन वहां से रिवाइज करिए और इसका पीवाईक्यूज देख के जाइए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो नॉन मैथ्स वालों भी सिंपल आप कर सकते हैं। जो सबसे खतरनाक होता है सीसेट में, यूपीपीसीएस में, वो होता है इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन वाला, अंतर व्यक्तिक क्षमता और संप्रेषण। यही खतरा की घंटी है। इसी में मान लीजिए 20 के आसपास सवाल पूछा है और ज्यादातर स्टूडेंट इसमें लगता है कि हम सही मार के आ रहे हैं विकल्प, और वो हो जाता है आयोग के अनुसार गलत। तो यहाँ पे अननेसेसरी रिस्क नहीं लीजिए। यदि आप कॉन्फिडेंस हैं तो आप इस वाले सेक्शन को हल करिए, नहीं कॉन्फिडेंट है तो आप ये सेक्शन छोड़िए, बाकी सवाल करके आइए, ठीक है। अब आते हैं अगले बिंदु पे, जो मैं कह रहा था, टेस्ट सीरीज करना है कि नहीं करना है, कोचिंग करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले कोचिंग की बात कर लेते हैं। जो कोचिंग कर सकते हैं कोचिंग करिए। कोचिंग, अगर कोचिंग वाला ये कहता है कि केवल मेरा लेक्चर देखिए, मेरा नोट्स पढ़िए, हो जाएगा, बेसिक बुक्स मत पढ़िए, तो वो चीज नहीं मानिए। आप कोचिंग करिए, वहां से ज्ञान लीजिए, ज्ञान जहां से भी मिलता है लेते रहिए, लेकिन आप झूठी तसल्ली खुद को मत दीजिए। बेसिक बुक्स जरूर पढ़िएगा। टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज अच्छा होता है वहां पे आप टेस्ट सीरीज करें। टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से अब जरूरी हो गया है, क्योंकि 150 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे प्रीलिम्स में, 100 क्वेश्चन उधर सीसेट में। ये 150 क्वेश्चन, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं 150 क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं पूरा बनाने के क्रम में, 2-4 क्वेश्चन उनको बिना पढ़े रह जाता है। तो वैसे में क्या करेंगे जी, यहाँ पे इस 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में हल करने के लिए
जो जरूरी होता है वो आता है, काम आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, टेस्ट सीरीज आपको नेगेटिव मार्किंग पे कमांड करना सिखाता है, टेस्ट सीरीज आपको एक्टिव रिकॉल करना सिखाता है। यदि आप एग्जाम देंगे तो टेस्ट सीरीज आप मान लिया एग्जाम के पहले प्रीलिम्स 6 दिसंबर के पहले आप 10 टेस्ट लगा लिए, है ना। कई लोग कहते हैं 100 टेस्ट लगा लो, 50 टेस्ट लगा लो। नहीं भाई साहब, 50-100 मत लगाओ। आप बुक पढ़ो, जितना पढ़े रहेंगे वही काम आएगा। टेस्ट उतना ही लगाओ जितना काम करा है। मैं सजेस्ट करता हूँ आइडियली 5 से 10 टेस्ट आप लगाइए, 5 कम से कम लगाइए, 10 अधिकतम लगाइए, इससे ज्यादा टेस्ट मत दीजिए। टेस्ट लगाने का सबसे बड़ा जो आपका होना चाहिए उद्देश्य वो होता है, टेस्ट से आप तैयारी नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं मेरा टेस्ट पढ़ लो उसी से तैयारी हो जाएगा, वो सब बेवकूफ बनाते हैं। टेस्ट से तैयारी नहीं, टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, आप 2 घंटे में कर पाएंगे। टेस्ट आपको स्ट्रेस का मैनेजमेंट सिखाता है, टेस्ट आपको एग्जाम का जो फियर होता है वो हटाता है। ये चीज है। नेगेटिव मार्किंग, आप अननेसेसरी जो तुक्का मार के आते हैं वो आपको बताता है कि नहीं आप तुक्का मारे हैं तो आपका ये स्कोर रहा है ना। तो वो चीज, कौन सा प्रश्न स्किप करना है, 150 में 150 सवाल थोड़ी ना करना होता है। 150 की आप तैयारी करते हैं, 3-4 सवाल तो आयोग खुद ही गलत कर देता है, बट हमने से ज्यादातर स्टूडेंट आप में से ये करके आते हैं, है ना। तो आप बेसिकली 145 सवाल आपको करने हैं, और 145 में मैं तो कहता हूं अगर आप बहुत अच्छी तैयारी की है तो आप 130 प्लस इजिली कर लेंगे। 130 प्लस ऐसे करके आइए कि आपका गलत 10 से ज्यादा ना हो। 10 से ज्यादा पूरा एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपकी तैयारी ऐसी है टेस्ट सीरीज में भी कि आपका 10 से ज्यादा गलत नहीं हो रहा है, 140 करने पे 130 करने पे, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, है ना। देखिए, आप भले ही 100 सवाल करें लेकिन 100 में 5 गलत नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5 से ज्यादा नहीं। यदि आप लेकिन प्रीलिम्स में पास करने के लिए 100 से काम नहीं चलेगा, तो इसको आप बढ़ाइए। पहले राउंड में ये करिए, फिर दूसरे राउंड में आप 110 करके आइए, फिर तीसरे राउंड में 130 करके आइए, चौथे राउंड में 140 प्लस जाइए, 140 प्लस जाइए। और गलती का कितना स्कोप होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं, 10 प्लस नहीं होना चाहिए आपका। 9, 10, 5 ऐसे गलत हो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच के रहेंगे कि 40 करके सब सही हो जाए तो वो भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज आपका रिवीजन का भी काम आता है। एक्टिव रिकॉल, जब आप टेस्ट देते हैं तो 6-6 महीना पुराना पढ़ा हुआ चीज वो बिंदु आप कोरिलेट करते हैं, जो कनेक्टिंग द डॉट्स, अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करना, ये काम आपको टेस्ट सीरीज में जब आप मेंस लिखते हैं उस समय याद आता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जरूरी है, इससे आपको अपनी कमियों की पहचान भी होती है कि कौन सा एरिया आपका रह गया तैयारी के क्रम में। जब आप सिलेबस देख लिए, पीवाईक्यूज देख लिए, बेसिक बुक्स पढ़ लिए, फिर भी कुछ चीजें रह जा रही हैं, तो टेस्ट सीरीज में देखते हुए आप जब कोई क्वेश्चन देखते हैं तो वो चीज एग्जामिनेशन हॉल में कमियों की पहचान आएगी, फिर तो आप अगले साल उसको दूर करेंगे। उससे अच्छा है कि टेस्ट देके हम अभी ही कमी का पहचान कर लें। तो ये चीज होता है आपका टेस्ट सीरीज का, है ना। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो अच्छे टेस्ट करते हैं वो लोग प्रश्नों का जो नेचर होता है, ट्रेंड होता है, उसको सेट करते हैं, उसके आधार पे क्वेश्चन सेट करते हैं, है ना। तो वो चीज उसको समझने में आपको मदद मिलती है, ठीक है। एग्जाम फोबिया खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, आप जब सीसेट के भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, सीसेट का भी, तो सीसेट का जो फियर है वो भी दूर हो जाता है। और सीसेट में तैयारी का स्तर कहाँ कमी है, किस पे प्रहार करना है, जो आपका कमी व्यक्तित्व है, जो कमी वाला सेक्शन होगा, जहां आप सबसे कमजोर सेक्शन होगा, उस पर हथौड़ा मारने के लिए आपको एक तरह से कहें, इससे टेस्ट सीरीज से आपको एक अंतर्दृष्टि मिलती है, ठीक है। तो ये है टेस्ट सीरीज का महत्व। बहुत ज्यादा टेस्ट देंगे तो उसका नुकसान है, अदरवाइज ये नुकसान नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं अभी बता रहा हूं कि 100 टेस्ट नहीं दीजिए, विश्लेषण करके तैयारी करके मैक्सिमम 10 टेस्ट दीजिए, वही आपको फाइनल लिस्ट में पहुंचा देगा, ठीक है। अब आते हैं जो एक और मुद्दा है, वो रिवीजन और कॉन्फिडेंस का। रिवीजन कितना जरूरी है और कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल नया है, आपके पास पहुंचना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। मैं अपने चैनल पे सारी चीजें फ्री रखूंगा स्टूडेंट्स के लिए, तो ये भी बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। जो मेरा एक्सपर्टाइज है उसका भी लाभ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रिवीजन कितना जरूरी है, सबसे पहले उसका बात करते हैं, रिवीजन का, ठीक है। तो रिवीजन की जो रणनीति होती है, आप देखेंगे तो फैक्चुअल कम होता है यूपीपीसीएस में। जो सवाल होते हैं फैक्चुअल कम होते हैं। 150 में से मान चलिए एटलीस्ट 75 सवाल आपको, सॉरी मैंने बोला फैक्चुअल नहीं, कंसेप्चुअल कम होते हैं। 150 में 75 सवाल फैक्चुअल होंगे। तो फैक्चुअल डाटा रखने के लिए आपको रटना जरूरी है। रटेंगे तो आप भूलेंगे, तो भूलेंगे उसको फिर से एक्टिव रखने के लिए आपको रिवीजन करना होगा। मैंने बताया वीकली, मंथली, डे वाइज प्लान करिए, 2 महीना 3 महीना पे प्लान करिए, बीच बीच में प्लान करिए, बट रिवीजन करते रहिए।
इससे क्या हो जाएगा, जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं वो आप सही करके आएंगे, एक्टिव रिवीजन करेंगे और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। एक और चीज है, जब आप एग्जाम देते हैं तो 4 ऑप्शन है, 2 तो पता चल गया गलत है, अब 50-50 वाला तो 2 गलत है वो करे तब पता चलेगा जब आपकी तैयारी अच्छी है ना। और जब आप रिवीजन किए रहेंगे तो ये 50-50 वाला जो है ये भी इस स्थिति से भी आप बचेंगे, और जो एग्जाम में हम सिली मिस्टेक्स करके आते हैं वो सब आप बच जाएंगे। ठीक है। एग्जाम में कई लोग जाते हैं ना तो 2 तरह की गलतियां करते हैं, एक उनको पता ही नहीं है, तो चलो वो तो पता नहीं है कोई बात नहीं, एक पता है और गलत गोला भर के आ गए, है ना। तो ये तो लोग, मैं कहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं। दूसरा 50-50 वाला, तो 50-50 का नौबत क्यों आए, या तो आपको पता ही नहीं है या है, 2 ही चीज होना चाहिए। 50-50 आ रहा है यानी कि आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है। ठीक है। तो 50-50 में आपको क्या होता है, एलिमिनेट करना आपको सीखना पड़ेगा। एलिमिनेशन के लिए पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एलिमिनेशन आप तभी करेंगे जब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी में महारत हासिल किए रहेंगे। ठीक है। रिवीजन से क्या फायदा होता है, तो रिवीजन से एक और फायदा है कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल कर लेंगे। यदि आप फैक्चुअल है, मान लीजिए 50 फैक्ट 75 फैक्ट आपका रटा हुआ वहीं पूछ दिया, तो फटाफट 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 आप गोला भरते जाएंगे, उतना समय आपका 10 मिनट बचेगा, 15 मिनट बचेगा, तो वो बाकी जो कंसेप्चुअल सवाल है वहां पे आप दे पाएंगे, तो आप बाकी लोगों से आगे रहेंगे एग्जाम के रेस में, है ना। डेटा, करंट अफेयर्स जो भी होते हैं, इस पे क्या, करंट अफेयर्स की तैयारी आप करते हैं तो करंट अफेयर्स का मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, एग्जाम के 7 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए। करंट अफेयर्स आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो वीकली पढ़ रहे हैं, या फिर डेली पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई एक कंपाइलेशन वाला 6-6 महीने का पढ़ते हैं, तो वो भी आपका उसका डाटा, वो सब चीजें रिकॉल करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स का चीज अक्सर भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे कि मैं कहूं, नियुक्तियां होती हैं, कोई भी सूचकांक है, पुरस्कार है, खेल संबंधी आंकड़े हैं, योजनाएं हैं, ये सब बिना रिवीजन का ना आप भूल जाएंगे। एक अलग अलग सूचकांक है, पता लगा जारी होता है, अलग अलग रिपोर्ट्स आ गए, उनमें भारत की क्या स्थिति है, क्या रैंकिंग है, तो वो सब 131 है, 101 है, 95 है, 90 है, 34 है, वो सब तब याद रहेगा ना जब आप बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो एग्जाम का एक बड़ा चीज है, फंडा है, वो है रिवीजन। ठीक है। और इसी में दूसरा आता है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस वाले पे चर्चा करते हैं कि मन के जीते जीत, मन से आप सोच लिए कॉन्फिडेंट हैं तो आप बाकी में फतह हासिल कर सकते हैं, तो वो कहते हैं हम मन के जीते जीत। तैयारी की गहराई, एक तरह से कहें, जब आप पूरा प्रॉपर तैयारी कर लिए होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमारी तैयारी हो गई है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। तैयारी की गहराई का प्रतिबिंब इसलिए, आईना इसलिए कहते हैं आत्मविश्वास को, क्योंकि आत्मविश्वास यदि आप में है तो आपको पता चलता है कि आप बढ़िया से तैयारी करके आए हैं। इससे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस होने से प्रश्नों को समझने की क्षमता विकसित होती है, एग्जाम प्रेशर को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, और साथ में आपका जो इंट्यूशन होता है, कहता है ना कि ये 4 ऑप्शन है, ये मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं, ये डी ही सही है। तो इंट्यूशन तब आता है जब आप तैयारी करके आत्मविश्वास में भरे पड़े होते हैं। तो बिना आत्मविश्वास के, बिना तैयारी के ये इंट्यूशन भी काम नहीं करता है। ठीक है। तो हालांकि मैं इंट्यूशन वाले पे नहीं कहूँ, मैं तो कहता हूँ जो कॉन्फिडेंट है वही जाए, बट उस कंडीशन में क्या करेंगे, है ना, ये चीज है। ठीक है। अब आइए 6ठे नंबर पे, सही रणनीति क्या होगी परीक्षा की तैयारी के। मैंने अभी तक सारा आपको बताया प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स की तैयारी का, बट एक्चुअल तैयारी जो होती है वो होता है मेंस। मेंस के आधार पे ही, और जो इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं इसके आधार पे ही आपका अंतिम चयन होता है। प्रीलिम्स आपको भीड़ से छांटने का एक साधन है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है। तो जब तक आप मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे, 50 से 70% आप तैयारी जब तक नहीं करेंगे प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के 5 महीना पहले, मैं कह लूं 4 महीना 5 महीना पहले, तब तक आपका एक तरह से सिलेबस, जब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए अलग केस है, उनको मजबूरी है, बाद में पढ़िए, आप पूरा पढ़िए समय देके, मेंस के टाइम में छुट्टी लेके। लेकिन अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो 50 से 70% तैयारी अपना पहले किए होता है। तो सही रणनीति ये होता है कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से पहले कर ले। ठीक है। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में समय देखेंगे तो अब जो आयोग कर रहा है 2024 का रिजल्ट आ जाएगा, 25 वाला भी रिजल्ट आपकी प्रीलिम्स के पहले आ जाएगा, तो 26 का जो कैलेंडर होगा, जो 27 का कैलेंडर होगा,
ये सब समय से चलेगा। 26 का जो 6 दिसंबर को होगा, तो मान के चलिए कि मार्च, मिड मार्च तक आपका इसका मेंस लेने का प्लान रहेगा, मार्च में, अप्रैल में। ये नहीं है कि हाँ दिसंबर में हो रहा है तो जून, जुलाई, अगस्त में जाएगा, उतना देर नहीं करेगा यूपीपीएससी आयोग, है ना। तो समय की कमी रहती है, ठीक है। वो क्रंच आपकी तैयारी करता है। तैयारी 50% प्लस 70% तक तैयारी कर ली है मेंस की, तो ये चीज, यही होता है सही रणनीति। मैं बार बार कहता हूँ, मेंस यूपीपीसीएस में तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चे मेंस की तैयारी नहीं करते हैं, प्रीलिम्स में लगे रहते हैं। उनको लगता है प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस में कर लूंगा। वो हो जाएगा जिस दिन ना, तो आप फिर मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे, आपको समय ही नहीं मिले, फिर आप मेंस की तैयारी में जुटेंगे। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी समय है, आप एटलीस्ट 2-2.5 महीना मेंस पढ़िए प्रॉपर तरीके से, और उसमें से आधा घंटा 2 घंटा निकाल के लास्ट का 4 महीना आप प्रीलिम्स से फोकस कर दीजिए, है ना। मेंस का जो आप पढ़ेंगे, जीएस पेपर 1 पढ़िए, है ना। जीएस पेपर 1 से 6 में आप बेसिकली 1 पढ़िए, 2 पढ़िए, 3 पढ़िए मेंस के लिए, है ना। हिस्ट्री, इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी सब ये आ जाता है, ये आपका प्रीलिम्स में दोनों की तैयारी कराएगा। तो ये करिए। यूपी स्पेशल थोड़ा सा पढ़िए ताकि सरस्वती का, तो वो चीज आपको काम आएगा प्रीलिम्स में भी। तो अभी आपके पास समय है कि वो चीज मेंस का पढ़िए जो दोनों में मिक्सअप करके है, जो दोनों में कॉमन है ना। तो वो चीज, ठीक है। इस पे मैं किसी और वीडियो में ये वाला मेंस की तैयारी के लिए स्पेशल बताऊंगा आपको, ठीक है। बेटर जो तरीका है, 50 से 70% आप तैयारी करिए। विषयों का ओवरलैप होता है, जो मैंने बताया, पेपर 1, 2, 3 वाला, उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला, ये चीज आपको काम आएगा मेंस में भी। तो आप बेटर है कि आप अगर 50% तैयारी पहले कर लिए, 70% पहले कर लिए, तो आप एज में रहेंगे बाकी स्टूडेंट्स का, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज मेंस की तैयारी से क्या होता है, मेंस की तैयारी आप पहले करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, कंसेप्ट बिल्ड होता है, और उसके दम पे आपके तरह का जो अच्छा फाउंडेशन तैयार होता है, वो उसके दम पे जब आप प्रीलिम्स देंगे ना, तो प्रीलिम्स में भी जो कंसेप्चुअल वाले सवाल होंगे वो आप सही करके आएंगे। यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मेंस की तैयारी से बहुत अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्चुअल प्रश्न आप सही करने में सक्षम होंगे, ठीक है। मेंस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है स्पेशली, है ना, जैसे कि नीति शास्त्र है, या फिर कहें आंतरिक सुरक्षा वाली चीज, अंतरराष्ट्रीय संबंध से चीज, जो डेप्थ वाला अंतरराष्ट्रीय संबंध वाला है, यूपी स्पेशल का जो डिटेल वाला चीज है, वो सब आप उस बीच में पढ़ लीजिए, इसको अभी छोड़ सकते हैं। बट यदि आप कोई स्टूडेंट जो 2027 की तैयारी कर रहा हो, वो सब तो सारा पढ़ ले। मैं तो कहूंगा 90% मेंस का पहले कर लीजिए, सिलेबस में लिखा हुआ है, पहले करके रखिए आप, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा एक होता है आंसर राइटिंग स्किल्स, है ना। तो जब आप मेंस क्या करेंगे, ये मेंस वाली वीडियो में इसको डिटेल में बताऊंगा। आंसर राइटिंग करते रहिएगा, अभी आपको टेस्ट सीरीज जरूरी है ना। मेंस की तैयारी करने से आपका क्या होगा, मेंटल पीस में रहेंगे आप। मेंटल पीस का मतलब ये है कि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अगर मान लीजिए 2.5 महीना बाद मेंस ले लिया, 3 महीना बाद ले लिया, तो हम तैयार रहेंगे उस कंडीशन में एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो ये तय है कि ये सब चीज मेंस की तैयारी आप कर लिए, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाने के लिए एकदम पक्का हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एक बार जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर सेक्शन से, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो प्रीलिम्स स्पेसिफिक बनाया है, तो वो चीज लगभग कितना सवाल हिस्ट्री से आप देखेंगे तो 25 से 30 सवाल मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज, सबको एवरेज मानिएगा लगभग करके, है ना, कि लगभग कितना पूछ रहा है ये, ठीक है। पॉलिटी में 22 से 30, ऐसे ही विश्व भूगोल का ये 20 के आसपास, ठीक है। करंट अफेयर्स का 20 के आसपास, ये 30 भी जाता है। साइंस में मान के चलिए कि 20 के आसपास साइंस का भी सवाल रहता है ना। इकोनॉमी का 10 से 15 सवाल इकोनॉमी का रहेगा। जो एनवायरमेंट है 12-15 सवाल वो भी एनवायरमेंट का रहता है। उत्तर प्रदेश का स्पेशल देखें तो 10 के आसपास सवाल उत्तर प्रदेश से स्पेशल से भी रहता है। तो ये सेक्शन आपका काम आएगा, ये आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन पे हमको ज्यादा फोकस करना है। मैं तो कहता हूँ 100% सबका तैयारी करिए, स्पेशलिस्ट मत होइए, ठीक है। यदि आप बहुत ज्यादा 4 चीज का तैयारी करके जाएंगे तो इसका क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। ये कौन आपको, एग्जाम इतना कठिन हो गया है आज के डेट में, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि आप फिर दिक्कत हो जाएगी उसमें। कुछ अब क्वेश्चंस पे आते हैं जो आयोग ने क्वेश्चंस पूछे हैं अभी तक के एग्जाम में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और उसको एक बार एनालिसिस करते हैं। वीडियो लंबा होते जा रहा है, बट फिर भी एक बार देखिए और चीजों को समझिए। आउट ऑफ बॉक्स वाले सवाल होते हैं, उनके जाल में नहीं फंसना है। हम इसको आउट ऑफ बॉक्स कह रहे हैं, ठीक है, बट आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स नहीं होते हैं। ये सारे चीजें आपको सिलेबस का ही पार्ट होता है। हम कहां तक किस डेप्थ में जाके किस किताब को पढ़ रहे हैं वो हमारे ऊपर है ना। एक सवाल है आपके पास, ये 2025 के प्रीलिम्स का है, एमआरपी से रिलेटेड सवाल है। एमआरपी का होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, नमक खरीदने जाते हैं, एमआरपी लिखा हुआ है 20 रुपया और दुकानदार आपको बिना कहे 10 रुपए में दे देता है ना। वही उसी पे सवाल है ये।
तो ये जनरल साइंस का सवाल, जनरल नॉलेज का सवाल एक तरह से कहें, आप पढ़िए इस चीज को। कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी से कम मूल्य पर मोल भाव कर सकता है। वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। क्या जो एमआरपी लिखा होता है आप देते हैं? इस सवाल को पढ़ने के लिए या आउट ऑफ बॉक्स है क्या, इसके लिए स्पेशली कोई बुक मिला है आपको पढ़ने के लिए? तो ये चीज, लेकिन जब आप उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये चीज, ठीक है। ऐसे ही आइए अगले सवाल पे। ये भी आपको लगेगा पिछले साल ही पूछे, ये सारा 2025 का है। पूछेगा आपसे, पूछा है कि इसमें कि खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं कौन सा है, इसमें कौन सा नहीं है ना, ये पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी एक कला है। ऑल है ना, वनली, ठीक है, नॉट, ये सब जब आपको क्वेश्चन में रहे तो आप बहुत ही अलर्ट होके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा है नहीं है, यानी कि आपको इसमें से बताना है कि कौन से नहीं है सवाल, है ना। और मैं कहता हूं यूपीएससी का ट्रेंड भी आप देखिए। यूपीएससी में अब पूछता है कितने कथन सही हैं, कितने युग्म सही हैं। अब वो एक सही है कि दो सही है, ये वाला आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। आप कितने वाले प्रश्न के लिए यूपीपीसीएस पूछ सकता है यूपीएससी के इस पैटर्न को, तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो आते हैं इस चीज पे। इसमें आप देखेंगे तो ये फाओ का गाइडलाइंस है खाद्य सुरक्षा को लेके, है ना, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसको आप पढ़ेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। अपने प्रीलिम्स एक्सप्रेस में मैंने इसको डिटेल में कवर किया था, ठीक है। ऐसे ही आप आएंगे जीके की किताब, जो मैंने बोला लुसेंट का जीके पढ़िए। अब आपसे रेलवे मंडल पूछ लिया, मुख्यालय पूछ लिया, ये आप नॉर्मली ज्योग्राफी में पढ़े हैं तो ठीक, नहीं पढ़े हैं तो जीके की किताब टाइप से बुक से आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है, खासकर लुसेंट वाला। ऐसे ही आप जब लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का नाम पढ़ेंगे, तो पुराने कितने राष्ट्रपति हुए, कौन के प्रधानमंत्री हुए, क्या कार्यकाल रहा, तो वो सारा लिस्ट आपको उपाध्यक्ष अध्यक्ष ये सब पता होना चाहिए। और ये सब चीज जीके के बुक में बहुत अच्छे से रहता है। ये राष्ट्रपति के कार्यकाल का पूछ लिया है, तो ये सब तब रहेगा ना जब आप अच्छे से तैयार करके आएंगे, है ना। ऐसे ही ओजोन दिवस का, पर्यावरण का सवाल है, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे वहां भी मिल जाएगा, जीके पढ़ेंगे तो वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नदी के किनारे कौन से नगर या शहर बसे हुए हैं वो पूछा है आपसे, ठीक है। ये सब चीजें अमूमन जीके में मिल जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स में यूपी का स्कीम्स जो होता है, यूपी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स जो है वो आप जरूर पढ़िएगा। ये आपको प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। ये सवाल आप देखेंगे तो आपको क्रम पूछा हुआ है, तो ये चीज आप तब सही करेंगे जब आपका पूरा तैयारी जबरदस्त है और आपने स्कीम्स को भी ध्यान से पढ़ा है। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला सवाल है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के, ऑल इंडिया सवाल सर्विसेज के बारे में पूछा है। ये कह रहा है कि राज्यसभा, अब आपको पता होना चाहिए राज्यसभा बनाता है कि लोकसभा बनाता है। आपसे पूछ रहा है कि कुल सदस्य संख्या के 2/3, अब कुल है कि उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का प्रोजन है, 2/3 है कि 50% की बात कर रहा है। तो ये सब चीजें कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तब। पॉलिटी के लिए ये कहा जाता है कि यदि आप पॉलिटी तो बार बार रिवाइज करें तो बहुत अच्छी है, लक्ष्मीकांत को घोट के पी जाइए, रिवाइज करते रहिए, लेकिन एग्जाम के 5 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले सबसे पहला काम करिएगा पॉलिटी को रिवाइज करिएगा। इसी के आंकड़े ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ये चीज रिवीजन करके रहेंगे तो ये सवाल आपका गलत नहीं होगा कि क्या कह रहा है, कितना कुल चाहिए, कि उपस्थित मतदान करने वाला चाहिए, 2/3 चाहिए कि आधा चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, है ना। तो ये चीज ठीक है। अब ऐसे ही एक ब्राजील के संदर्भ में सवाल पूछा है आपसे, देखिए ये सवाल। तो ज्योग्राफी में जो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इस तरह के सवालों को पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमको वहां का इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सेल्वा क्या है, टेरा रोक्सा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्या ये ब्राजील से रिलेटेड है कि नहीं है, तो ये चीज ठीक है। अब आते हैं एसर्सन रीजन वाले सवाल पे। मैंने बताया था कि 20 के आसपास आपसे पूछा था 2025 में एसर्सन रीजन वाले। ये पूछा है मुगल सम्राट अकबर के संदर्भ में पूछा है बेसिकली, कि उसी ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी। अकबर कराया था कि जहांगीर कराया था, पता होगा तो आप ये सही कर देंगे या गलत करेंगे। ऐसे ही कह रहा है कि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। अब जहांगीर के जन्म की याद में कराया था कि गुजरात विजय फतह करने के उपलक्ष्य में कराया था कि किसी और चीज में, तो वो चीज आप ये एसर्सन रीजन वाले सवाल भी आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल दोनों मांगता है, तो फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली बता पाएंगे कि क्या है। ऐसे ही करंट अफेयर्स का उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हम इतना डिटेल में करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा।
पंबन ब्रिज के बारे में पूछा है कि नया जो पंबन ब्रिज है उसमें कौन सा कथन सही है। अब आप देखेंगे इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड, जो रेल मंत्रालय के तहत काम करता है, एक नवरत्न कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है। 4 चीज पूछा आपसे। अब रेल विकास निगम किया है कि कोई और कंपनी किया है, अब क्या ये कंपनी नवरत्न है कि महारत्न है कि मिनी रत्न है, क्या ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। आप इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा उद्घाटन जिसका प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा व्यक्ति, देश का राष्ट्रपति, कोई ऐसा गणमान्य जिसपे ज्यादा मीडिया का कवरेज है, ज्यादा फोकस है, उस तरह के फैक्ट वो कह रहा है यूपीपीसीएस की, आप उसको आंख का ना खोल के उसमें और डेप्थ में जाके पढ़िए कि कौन क्या कर रहा है। हम क्या करते हैं, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, उस पर फोकस रखते हैं। आपसे देखिए कितना, एक ही सवाल में 4 अलग अलग फैक्ट दिया। अगला स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, पहला है कि दूसरा है कि चौथा है, ठीक है। ये इस तरह का सवाल पूछा है आयोग, तो ये संदेश दे रहा है कि आगे आप 2026 के लिए इस तरह के क्वेश्चनों के लिए तैयार रहिए। एक पूछे, हो सकता है आपसे 10 पूछ दे, ठीक है। अब आते हैं अंतिम, इसको विराम देते हैं अब कि अब क्या है स्ट्रेटजी में और क्या क्या चाहिए। तो आउट ऑफ बॉक्स जो तैयारी होती है, मान लीजिए जैसे वो पंबन ब्रिज वाला उस तरह की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो आप उसमें उलझे नहीं। 2-4 सवाल अगर उस तरह का पूछता है तो उसमें आपको मोटा मोटी तैयारी किया तो निकल जाएगा। बहुत ज्यादा स्पेशली घुस घुस कर तैयारी करेंगे तो दिक्कत है। पीवाईक्यूज के ट्रेंड को समझिए, लेकिन साथ में यूपीएससी के पैटर्न को भी समझिए। कितने वाले सवाल जो मैंने पूछा, कितने कथन सही हैं, कितने युग में सही हैं, ये पूछेगा आपसे, ये सही है। एसर्शन रीजन वाला जो सवाल है, ये अब ट्रेंड बढ़ रहा है, तो हो सकता है इसमें 2 एसर्शन, अभी 1 दे रहा है आपको, हो सकता है 2 आ जाए कि 2 एसर्शन पूछ दे। तो वो चीज आप उसके लिए भी मेंटली तैयार रहिए। जहां पे आप टेस्ट लगा रहे हैं वहां मेंटर को बोलिए, टीचर को बोलिए कि सर आप 2 एसर्शन वाले पूछिए, जैसे यूपीएससी पूछ रहा है। पॉइंट वाइज सिनॉप्सिस बनाना नहीं भूलिएगा। रिवीजन आपका रामबाण होता है तैयारी का, ठीक है। सीसेट की तैयारी को हल्के में नहीं लीजिएगा, और टाइम मैनेजमेंट आपको अभी से ही करना पड़ेगा। यदि आप नए कैंडिडेट्स हैं और अभी से टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा एग्जाम का जो सिनारियो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जितना मैंने बताया वो आप ध्यान में रखिए। किसी भी एग्जाम में ये चीज आप किसी भी एग्जाम में लागू कर सकते हैं। सिलेबस, पीवाईक्यू, बेसिक बुक्स, है ना, प्लस टेस्ट सीरीज वगैरह का जो फंडा है, ये चीज आप करेंगे, आप खुद ही ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे, और तैयारी में आप अपना एक तरह से कहें आत्मबल आएगा आपको, और तैयारी अच्छी होगी, और आप उस 4-5% स्टूडेंट में आ जाएंगे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। मैं तो कहूंगा ऑल द बेस्ट आपको, और आप 4-5% नहीं, आप 1% में शामिल होइए, आप 0.1 में शामिल होइए, और आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर कुछ लगे कमी रह गई है, कुछ और चीज आपको जानकारी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कुछ और चीज जानना है स्पेशली, तो कमेंट करके, किसी वीडियो में कमेंट करके आप बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।